जिन सियोक अपने भाई की किडनैपिंग और उसके वापस आने की घटना के बारे में पता लगाता है, पर आइए जानते हैं कि क्या वो ऐसा कर पाएगा या नहीं। कहानी जिन के साथ शुरू होती है, जो अपने नए घर में अपने पापा, मम्मी और बड़े भाई के साथ शिफ्ट होता है। उसका बड़ा भाई यू एक रिलायबल इंसान है जिसे वो हमेशा रिस्पेक्ट करता है। यू इंटेलिजेंट के साथ साथ स्पोर्ट्स में भी अच्छा है। वो सामाजिक भी है, जिसकी वजह से वो अपने दोस्तों के बीच पॉपुलर है और उसकी फैमिली उसे प्यार करती है। यू की एक पैर में कुछ साल पहले हुई कार एक्सीडेंट के बाद चोट है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि वो हर दिन एक्टिव नहीं रह सकता। वो लोग मूवर्स एंड पैकर्स की हेल्प से अपना फर्नीचर शिफ्ट कर रहे हैं। ये वक्त 1997 का है। उनके नए घर में एक नई शुरुआत। जिनको पता चलता है कि वो थोड़े वक्त के लिए यू के साथ एक कमरे को शेयर करेगा, क्योंकि पुराना मालिक अभी भी एक कमरे में अपने सामान को स्टोर करता है। जब वो अपने कमरे को साफ सुथरा कर रहे होते हैं, उनकी माँ यू को नीचे बुलाती है, जिससे जिन एक मूवर के साथ अकेला रहता है। मूवर जिन से पूछता है कि उसके बड़े भाई की कितनी उम्र है। जिन हंस देता है, क्योंकि लोग अक्सर समझते हैं कि उनके चेहरे में कोई सिमिलैरिटी नहीं है। यू आता है और मूवर से कहता है कि वो उनकी माँ की मदद करे किचन में। फिर दोनों अपने नए कमरे को साफ करते हैं। कुछ घंटे बाद उनका सामान शिफ्ट करने का काम खत्म हो जाता है। एक बारिश वाली रात में वो सब मिलकर साथ बैठकर खाना खाते हैं। उनके पापा उन्हें याद दिलाते हैं कि पुराने मालिक ने बंद कमरे को खोलने से मना किया है। उन्हें 1 महीने तक अपने कमरे को शेयर करना होगा, जब तक पुराना मालिक बंद कमरे को खाली नहीं कर देता। जिन उनकी बात मान लेता है। जब वो खाना एंजॉय करते हैं, जिन सुनता है कि बंद कमरे से एक भारी आवाज आती है, लेकिन दूसरे लोग उसे बताते हैं कि ये शायद बादल की आवाज है। डिनर खत्म होने से पहले पापा जिन को याद दिलाते हैं कि वो अपनी रोजाना की एंटी डिप्रेसेंट दवा लेना नहीं भूले। ये उनके नए घर में पहली रात है। यू पहले ही सो जाता है, जबकि जिन अपने ईयरफोन में म्यूजिक सुनता है। अचानक उसको कमरे से एक और तेज आवाज सुनाई देती है। इस बार वो उसे चेक करने के लिए जाता है। उसके दरवाजे को खोलने से पहले यू उसके पीछे आ जाता है और उससे पूछता है कि वो यहाँ क्या कर रहा है। वो दोनों बहुत ध्यान से कमरे के बाहर से सुनते हैं, लेकिन कोई आवाज सुनाई नहीं देती। जिन अभी भी कहता है कि उसे कुछ तो सुनाई दे रहा है। इस पर यू उसे बाहर ले जाता है ताकि वो थोड़ी फ्रेश हवा ले सके। जब वो साथ में बारिश में खड़े होते हैं, वो दोनों थोड़ा बात करते हैं, जस्ट टू क्लियर देयर माइंड। जिन यू को थैंक यू बोलता है, क्योंकि वो हमेशा उसका सपोर्ट करता है। यू अपना फ्लिप फोन उठाकर पापा से कुछ बात करता है। वो उन्हें कुछ काम करने के लिए बोलते हैं। इस पर यू पहले चला जाता है, जिन को अकेले छोड़कर बारिश में उसके म्यूजिक प्लेयर को सुनने के लिए। थोड़ी देर बाद वो भी लौटने का फैसला करता है, लेकिन अनजाने में अपने बड़े भाई को देखता है, जिसे कुछ लोगों ने पकड़कर एक वैन में डाल दिया था और वहाँ से चले गए हैं। वो जल्दी से घर लौटकर अपने माँ बाप को इस बारे में बताता है और फिर गिर जाता है। जब वो बेहोश होता है, उसके सपने ऐसे होते हैं जो उसे सच महसूस होते हैं। कुछ दिनों बाद उसको होश आता है। उसके माँ बाप उसे ठीक देखकर खुश होते हैं, लेकिन यू अभी भी गायब है। उन्हें बताया जाता है कि डिटेक्टिव्स जल्दी ही उनसे पूछताछ करेंगे कि उस रात क्या हुआ। जिन डिटेक्टिव्स को बिल्कुल वही बताता है जो हुआ था और किडनैपर्स की वैन की लाइसेंस प्लेट नंबर भी देता है, लेकिन डिटेक्टिव्स का कहना है कि ऐसी कोई वैन है ही नहीं। इससे जिन को गुस्सा आता है, इसीलिए वो इंट्रोगेशन खत्म कर देता है। इंतजार का खेल शुरू होता है इस उम्मीद में कि वो किडनैपर उनसे रैंसम मनी के लिए संपर्क करेगा। 2 हफ्तों के बाद भी कुछ खास नहीं होता। जिन को वही सपना बार बार आता है, एक ऐसा सीन जो उसे असली महसूस होता है। उसके अलावा उसे बंद कमरे के बारे में भी कुछ नाइटमेयर्स आते हैं। अचानक 19 दिनों की किडनैपिंग होने के बाद यू अकेला वापस आ जाता है, लेकिन उसको उस दिन का कुछ भी याद नहीं होता। डॉक्टर्स का कहना है कि उस दिन की भयानक अनुभव ने उसकी यादों को दबा दिया है। जिन यू के बिहेवियर में छोटी छोटी चेंजेस नोटिस करता है। वो अक्सर रात को बाहर जाता है, लेकिन सुबह वापस आ जाता है, जो कि शुरुआत में जिन इग्नोर करता है। एक दिन जिन अपनी रोज की एंटी डिप्रेसेंट दवा लेने वाला होता है, लेकिन वो किचन काउंटर के नीचे गिर जाता है। जब वो उसे उठाने की कोशिश करता है, यू आता है और उसे साथ खाने के लिए बुलाता है, जिससे उसका डेली मेडिसिन उस दिन छूट जाता है। जिन यू से पूछता है कि यू रात को कहाँ जाता है, लेकिन यू उसे बताता है कि शायद वो बस उसके सपनों में होता है। खाना खाने के बाद यू अपने डेली एक्टिविटीज करने निकलता है। जब वो दरवाजे की तरफ चल रहा होता है, जिन नोटिस करता है कि यू के राइट लेग पर चोट है, जो कि उसके लेफ्ट लेग पर होना चाहिए था। यू हंस देता है और बस चला जाता है। जिन अपने कमरे में वापस जाकर एंट्रेंस एग्जाम के लिए रात तक पढ़ाई करता है।
रात में पूरा परिवार एक साथ डिनर करता है। फिर जिन वापस पढ़ाई करता है। थोड़ी देर में वो अपने डेस्क पर ही सो जाता है। यू अचानक उठकर मैकेनिकल पेन से जिन के चेहरे को चोट पहुंचाने की कोशिश करता है, फिर बाहर निकल जाता है। शुरुआत में जिन सोता रहता है, लेकिन फिर डिसाइड करता है कि वो यू को फॉलो करेगा। यू के टैक्सी में बैठने के बाद जिन जल्दी से दूसरी टैक्सी बुला लेता है उसे फॉलो करने के लिए। वो उन्हें नजदीक के मार्केट एरिया में उतारता है। जिन देखता है कि यू दो गुंडों से मिलता है जो कि कुछ हफ्तों पहले उससे क्वेश्चन करने आए थे। हाँ, ये वही डिटेक्टिव्स ही होते हैं। जिन यू के पीछे जाता है और उसे फॉलो करता है, लेकिन उसे वो दो गुंडे रोक लेते हैं। वो उसके पीछे भागते हैं। जिन को भागने का कोई ऑप्शन नहीं बचता। जब जिन को लगता है कि वो खतरे से बाहर है, उसका बड़ा भाई कहीं से आकर उसे बेहोश कर देता है। अगली सुबह जिन को पता चलता है कि वो पढ़ते वक्त सो गया था। अभी भी शौक में वो यू से दूर भागता है और खुद को बाथरूम में बंद कर लेता है। यू जिन को कन्विंस करने की कोशिश करता है कि ये सब सच नहीं है, क्योंकि जिन ने कल अपनी दवाई छोड़ी थी। यू उससे कहता है कि जो भाग दौड़, टैक्सी, गुंडे हैं, ये सब सिर्फ उसके हेलुसिनेशंस यानी भ्रम है। जिन थोड़ा शांत हो जाता है, फिर यू से माफी मांगता है। जब वो पढ़ाई करने जाता है, उसे यू के द्वारा कल रात गिराई गई पेंसिल लीड याद आती है और उसको याद आता है कि उसने यू को टैक्सी के बारे में तो कुछ नहीं बताया था। इससे उसे ये श्योरिटी मिलती है कि जो किडनैप होने के बाद वापस आया है वो उसका असली भाई नहीं है। वो इस बात को अपनी माँ को बताता है और डिसाइड करता है कि अगली बार जब यू बाहर जाएगा तो वो उसे फॉलो करेगा। रात में उसे बंद कमरे के बारे में दूसरा सपना आता है। जब वो उतरकर किचन में पानी पीने जाता है, वहाँ पर गलती से वो उसकी माँ की फोन पर बातें सुन लेता है, जिसमें उसकी माँ यू को बताती है कि जिन उन पर शक करता जा रहा है। जिन जल्दी से भागता है छुपने के लिए जब माँ साउंड का सोर्स ढूंढने की कोशिश करती है। माँ ये मान लेती है कि वो जिन है, इसीलिए वो उसके कमरे की जांच करने के लिए अपस्टेयर्स चली जाती है। जिन जल्दी से बारिश में खुले हुए विंडो के बाहर से चढ़ता है अपने कमरे तक। वो अपने आप को ब्लैंकेट के नीचे छुपा लेता है तब तक जब तक माँ वहाँ पहुँचती है, लेकिन वो पूरी तरह भीग गया होता है और विंडो भी खुला होता है, जिससे पक्का हो जाता है कि वो बाहर से ही आया है। माँ उसके पापा को कॉल करती है और उसे सब बताती है कि उसका पर्दा अब फाश हो गया है। जिन का सब्र खत्म हो जाता है और वो विंडो से बाहर कूद जाता है। वो गेट पर अपने पापा से मिलता है, जो अब भी उसे समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि वो उनकी फैमिली है, लेकिन अब जिन को ये यकीन हो जाता है कि उसके माँ बाप भी उसके असली फैमिली नहीं है, इसलिए वो भाग जाता है और नजदीक के पुलिस स्टेशन की तरफ दौड़ता है। एक गुंडा उसके पीछे दौड़ता है। वो एक नजदीक के पुलिस स्टेशन पहुंचता है और जो हुआ उसको पुलिस को बताता है, लेकिन उसकी एक्सप्लेनेशन से पुलिस ऑफिसर्स खुद ही कंफ्यूज हो जाते हैं। जब जिन कहता है कि वो 20 साल का है तो पुलिस और भी कंफ्यूज हो जाते हैं और उससे कहते हैं कि वो खुद को मिरर में देखे। अंत में वो मिरर देखता है और एक बूढ़े इंसान को दिखता है। इस पॉइंट पर उसे ये समझ आता है कि वो उतना जवान नहीं है जितना उसको लगता था। साल 2017 है, 1997 नहीं। कंफ्यूजन और गुस्से में वो घर वापस जाता है और सीधे लॉक्ड रूम की तरफ जाता है। वहाँ पर उसे दो मैनिक्विन्स मिलते हैं जमीन पर पड़े हुए फेक खून के साथ। फैमिली के लोग आ जाते हैं और जिन एक एक्सप्लेनेशन मांगता है। वो लड़का उसका बड़ा भाई बनने की एक्टिंग कर रहा है। वो बताता है कि घर में 20 साल पहले 20 दिसंबर 1997 को एक खून हुआ था, एक माँ और उसकी छोटी बेटी का, लेकिन पुलिस उस केस को सॉल्व नहीं कर सकी। कुछ साल बाद उनके परिवार ने उस खूनी को ढूंढने के लिए डिटेक्टिव्स हायर किए। थोड़ी केयरफुल इन्वेस्टिगेशन से उन्हें पता चला कि जिन ही खूनी है, इसीलिए उसकी टीम ने उसे किडनैप किया और उसका कन्फेशन हासिल करने के लिए उसे टॉर्चर किया, लेकिन उसके पास खूनी होने की कोई मेमोरी नहीं थी। एज अ रिजल्ट वो लड़का उसे याद दिलाने के लिए हिप्नोसिस ट्राई करने का फैसला करता है। टीम एक नया प्लान बनाती है जिनको उसके लास्ट हैप्पी मेमोरीज और उस रात के इंसिडेंट्स को वापस रिक्रिएट करने के लिए। इस तरह जिन शायद वो रात में क्या हुआ था याद कर सके। सब कुछ प्लान के मुताबिक जा रहा था जब तक पुलिस ने उस लड़के को धोखाधड़ी के लिए गिरफ्तार नहीं किया था। वो 19 दिन बाद रिहा किया गया, जो जिन ने विटनेस किया था। लॉक्ड रूम से जो अजीब आवाज आती थी वो टीम के एक इंसान की थी, जो खून की जगह को दोबारा बनाने में लगी थी। और जिन को हिप्नोसिस में रखने के लिए उन्होंने उसे वो खास दवाई दी थी जो वो रोज लेता था। जिन जब वो कहानी में विश्वास करता है, वो ये खुद को रीअश्योर करता है कि उसने कभी किसी को नहीं मारा। इसी दौरान वो वैन से बाहर कूद जाता है और भागने की कोशिश करता है। उन लोगों की कोशिश होती है कि वो उसे पकड़े, लेकिन वैन एक पेड़ से टकरा जाती है। जिन कोशिश करता है कि वो जगह से निकले, लेकिन एक ट्रक उस पर ध्यान न देने के कारण टकरा जाती है। जब वो जमीन पर लेटा होता है, उसे अपने गुजरे हुए कल याद आने लगते हैं। फ्लैशबैक के दौरान जिन अपनी असली फैमिली के साथ एक कार में होता
देता है, लेकिन अचानक उनका एक एक्सीडेंट हो जाता है। कार एक्सीडेंट में उसके माँ बाप दोनों की मौत हो जाती है और उसके बड़े भाई को गंभीर चोट लगती है। 6 महीने बाद डॉक्टर उसे बताते हैं कि उसके बड़े भाई को जल्दी से जल्दी सर्जरी की जरूरत है। उस समय देश की अर्थव्यवस्था खराब थी, सिर्फ एक हाई स्कूल ग्रेजुएट होना भी काफी नहीं था। उसने एक इंटरनेट फोरम पर नौकरी मांगने वाला एक मैसेज डाला। एक अनोनिमस यूजर उसके पास आता है और उसको एक औरत को मारने के बदले पैसे देने का काम देता है। पैसों की मजबूरी में उसने ये काम एक्सेप्ट कर लिया। अनोनिमस यूजर एक एड्रेस और घर में एंटर करने के लिए इंस्ट्रक्शंस देता है, जिनको ये आदेश दिया जाता है कि वो औरत को मारे और उसके 2 बच्चों को कुछ न करे। घर के अंदर जिनको दूसरे विचार आने लगते हैं और वो घर छोड़ने वाला होता है, लेकिन औरत उसे देखती है। जब वो देखती है कि जिन एक चाकू पकड़कर खड़ा है तो वो चीखने लगती है। जिन उससे कहता है कि वो ना चीखे, जिसे वो मान लेती है, लेकिन बेटी नीचे चली जाती है और उसे देखती है। वो परेशान हो जाती है और ऊपर भागने लगती है। जिन उसके पीछे जाता है और एक्सीडेंटली उसे चाकू से काट देता है। चोट लगी बेटी को देखकर माँ चीखती है, जिससे जिन घबरा जाता है और उसे भी मार देता है। जिन के घर छोड़ने के समय एक छोटा लड़का दिखाई देता है। जिन उससे कहता है कि वो सो जाए और 110 तक गिनती करे, अपनी माँ का इंतजार करे। लड़का जो बोला गया बिल्कुल वैसा ही करता है। जिन जब बाहर जाता है तो वो परिवार की तस्वीर देखता है और समझता है कि घर उसके बड़े भाई के डॉक्टर का है। जिन एनोनिमस यूजर से मिलता है। जैसे कि उसने शक किया था, वो उसका बड़े भाई का डॉक्टर निकला। डॉक्टर समझाता है कि उसे अपनी पत्नी के लाइफ इंश्योरेंस के पैसे चाहिए थे ताकि उनके बच्चों को इकोनॉमिक क्राइसिस से बचाया जा सके। डॉक्टर को गुस्सा आता है जब उसे पता चलता है कि जिन ने उसकी बेटी को भी मारा है। वो जिन को रूफटॉप से फेंकने की कोशिश करता है, लेकिन झगड़े के दौरान वो स्लिप हो जाता है और मौत के घाट उतर जाता है। फ्लैशबैक खत्म हो जाता है और जिन हॉस्पिटल में होश में आता है। वो लड़का जो उसका बड़ा भाई बना हुआ था, वो उसके पास इंतजार कर रहा होता है। जब वो जिन के आईवी में जहर डालने वाला होता है, तब जिन अंत में मर्डर का कन्फेशन कर देता है। अब उसे हर एक डिटेल याद आ गई है और वो उसे सच बता देता है। जब जिन उसे कहानी सुनाता है तो वो लड़का उसे बताता है कि वो वही छोटा लड़का था जो उस रात वहाँ था। वो अनाथ आश्रम में बड़ा होता है और उसे इंश्योरेंस के पैसे भी नहीं मिले थे क्योंकि उसके रिश्तेदारों ने सब कुछ ले लिया था। लड़का जिन से पूछता है कि उस औरत को मारने को उसे किसने कहा था। उसे अपने पापा पर शक था क्योंकि उसने अपनी माँ की मौत के पहले बहुत सारे इंश्योरेंस रजिस्टर किए थे, लेकिन जिन उससे झूठ बोलता है ये कह के कि ये सब उसने खुद किया था। लड़का जिन की झूठी बातों को पढ़ लेता है और कड़वे सच को समझ जाता है जो उसने पहले ही शक किया था। अंत में दोनों ही सच को सहन नहीं कर पाते हैं। लड़का कमरे से बाहर चले जाता है और एक खिड़की से कूद जाता है, जबकि जिन अपने आप को जहर का इंजेक्शन लगा देता है और अपने आप को मार देता है।